सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम प्रॉपर बात करने वाला है बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी जो भी अभी एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम आपका काफ़ी नज़दीक है, कल परसों आपका एग्जाम भी है। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि देखो फर्स्ट सेमेस्टर एक ऐसी सेमेस्टर होती है जिस सेमेस्टर में आपको काफ़ी सारा चीज़ें न्यूली होती है आपके लिए और आपको सीखना पड़ता है। जब आप एक बार सीख जाते हो तो फिर आप आगे मूव करते रहते हो, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन शुरुआत आपका जो है ना वो एक तगड़े लेवल से होना चाहता है। मतलब शुरुआत में आपको चीज़ें बहुत तरीक़ा का सीखने पड़ती हैं कि कैसे एक अप्रोच है कि अटैम्प्ट कैसे करना है एग्जाम में क्वेश्चन, एक जो तरीका होता है ना कि कॉपी कैसे लिखनी है, एक जो तरीका होता है ना कि मैं कहाँ से नंबर को खींच सकता हूँ, कहाँ से मैं नंबर लेके आ सकता हूँ और कैसे क्या करूँ जिससे मेरा नंबर अच्छा आ जाए। तो वो होता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन जो लास्ट इंप्रेशन, वो वाला कंसेप्ट याद रखिएगा। मतलब फर्स्ट जो पन्ना आपको रखना है एग्जाम का ना वो एकदम नीट एंड क्लीन एकदम बेहतर तरीके से रखना है। एंड जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है एकदम बेहतर आपको अच्छे से निकालना है। फर्स्ट सेमेस्टर निकालोगे, सेकंड सेमेस्टर में खुद कॉन्फिडेंस रहेगा, यार पिछले बार ऐसा किया था तो इतना नंबर आता है, इससे अब बेहतर करना, तो इस तरीके से आप अप्रोच लगा सकते हैं। आपके दिमाग में वो चीज़ें पूरा क्लियर होते जाएंगे। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर है ना वो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा कि फर्स्ट सेमेस्टर आपको कैसे निकालना है। तो इसी के लिए हम एक वीडियो लेके आ चुके हैं जिसमें आपको बताएंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम आपको एक्चुअल में कैसे देना चाहिए था, क्या रीज़न है जिसके पीछे आपको फर्स्ट सेमेस्टर एक बेहतर तरीका के बेहतर प्लानिंग के साथ देना चाहिए था। देखिए पढ़ते सारे लोग हैं, एग्जाम में सारे लोग लिखते हैं, बट रिजल्ट बेहतर किसका आता है? जो एक अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकता है, वो मैनेजमेंट आज आपको मैं बताऊँगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर इज़ अ वेरी मैनेजिंग पेपर एंड वेरी मतलब क्रिटिकल सिचुएशन होता है कि आपको अगर अच्छे आ रहे हैं तो अगले 4 साल भी आप अच्छे करते चले जाओगे। अगर एक बार बुरे आ गए तो फिर अगले बार भी आप बुरे ही मतलब सोचने लगोगे, यार नहीं हुआ कैसे क्या करूँ, बहुत घबराहट सी रहती है। तो मैं बोल रहा हूँ ना बार बार कि फर्स्ट इंप्रेशन जो लास्ट इंप्रेशन, तो फर्स्ट इंप्रेशन फर्स्ट सेमेस्टर का आपको बेहतर तैयार करना है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर आपको कैसे देना चाहिए था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो आपको सभी को पता होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम कंफर्म हो रहा है 11 जुलाई से। अब 11 जुलाई के दिन आपका क्या होगा कि एग्ज़ाम कैसे दें, एग्ज़ाम कैसे दें। काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि एग्ज़ाम कैसे दें। एंड जो भी बच्चे मुझे पर्सनली जानते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, वो लोग मैसेज करते हैं कि सर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम कैसे दें, फर्स्ट सेमेस्टर का कुछ ऐसा गाइड कर दीजिए जिससे कि मैं मतलब चीज़ें मुझे मैनेज करने में आ जाए आसानी से। उसके लिए मैं बताने वाला हूँ। देखिए तो पहली बात है कि एग्ज़ाम कैसे दें। देखिए एग्ज़ाम देने का 3 तरीका है मेरे पास जो आपको बताना चाहूँगा। पहला कि एग्ज़ाम देने से पहले जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो उस एग्ज़ाम के बारे में आपको पता करना पड़ेगा कि एग्ज़ाम एक्चुअल में कैसे आते हैं, पेपर कैसा होता है, पेपर के अंदर क्या चीज़ें फिट रहती है, पेपर का लेवल कैसा होता है, ये सब चीज़ आपको जाननी पड़ेंगी। और इन सारे चीज़ों के लिए सबसे पहला पॉइंट जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को करना चाहिए था, पहला पॉइंट नंबर 1 कि आपको PYQ जाकर देखनी है। पिछले 2 साल का, ज़्यादा नहीं देखना पुराना, पिछले 2 साल का आपको PYQ उठानी है। ओनली 2 ईयर पास्ट PYQ उठाना है आपको। तो क्या करनी है, आपको PYQ लेना है और गो थ्रू करना है। गो थ्रू का मतलब ये नहीं हुआ कि हम उसको बैठ के सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व तब कर पाओगे ना जब आपके पास समय रहेगा। अभी तो समय नहीं है ना, तो सॉल्व आपको नहीं करना। आपको क्या करना है, बस गो थ्रू करना है। गो थ्रू का मतलब ये हो कि आपको देखना है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, किस टॉपिक से पूछा गया है, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगा के बना सकते हैं, पैटर्न क्या है, कितने नंबर के क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, ये सब देखना है, गो थ्रू करना है। उसके बाद से आपको क्या करनी है, अगर सॉल्यूशन कहीं से मिल जाता है तो फिर सॉल्यूशन देखनी है, नहीं सॉल्यूशन मिलती है, एक पेपर में दिमाग में आइडिया बैठाना है कि यार पेपर ऐसे आते हैं। तो आपको क्या करनी है, PYQ को सबसे पहले गो थ्रू करनी है। तो आपको क्या करनी है, PYQ को सबसे पहले पॉइंट गो थ्रू करनी है। दूसरा पॉइंट क्या करनी है कि अब आपको PYQ जाकर देख लिए हो, आपको माइंड में 2 चीज़ें क्लियर हो गई है कि क्वेश्चन कितना पूछा जा रहा है, किस तरीके से पूछा जा रहा है, कहाँ से पूछा जा रहा है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। अब इतना क्लियर होने के बाद से आप अपना नोट्स जो पढ़े होगा उठाओ, जो आपने अभी तक पढ़ा होगा सेमेस्टर में वो उठाओ, ये जो टीचर ने पढ़ाया उसको उठाओ। अब उसको क्या करो, रिवाइज करो, उसको रिवीजन करो। क्या करो, उसको रिवीजन करो, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों को रिवाइज करो। मतलब थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों को रिवाइज करके अब आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो गया कि फर्स्ट सेमेस्टर में थे PYQ ऐसे पूछा गया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये चीज़ जरूरी था, ये चीज़ जरूरी था। तो जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आपके दिमाग में क्लिक कर यार ये तो PYQ में पूछा गया था, मतलब यहाँ पे रुको जरा, यहाँ पे समझो ये कैसे बना है, ये पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है, दिमाग में आता चला जाएगा। वो अप्रोच आपको सीखना है। आपने न्यूमेरिकल उठाया, न्यूमेरिकल में देखा यार ये न्यूमेरिकल तो PYQ में पूछा गया था, उस टाइम पे आपने नहीं बनाया था। जब आपने PYQ को गो थ्रू किया था तो आपने रियली में नहीं बनाया था, बट दिमाग में वो चीज़ छप गया था कि यार PYQ ऐसे पूछते हैं वो लोग, ऐसे क्वेश्चन सेट करते हैं वो लोग। तो अब जब आप रिवीजन कर रहे हो, जब आप कॉपी पलट रहे हो, जब देख रहे हो, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें रिकॉल हो रही है कि यार PYQ में ऐसे पूछा गया था, मतलब मुझे यहाँ रुकना है, मुझे यहाँ पे देखना है कि कैसे क्वेश्चन बना है। फिर आपका दिमाग वहाँ पे ब्रेनली एकदम स्टॉक करेगा, वहाँ पे रुक तुम भाई, रुक, यहीं पे तेरा काल मिट रहा है, तुमको यहीं पे रुकना है।
तुमको देखना ये थ्योरी कैसे बना है, तुमको देखना ये प्रूफ कैसे हुआ, तुमको देखना है कि ये पेपर जो पूछते हैं वो लोग यहीं से पूछें, तो इसके आसपास के टॉपिक को आपको फोकस बनते चला जाएगा। तो ये चीज़ सीक्वेंस एकदम बिल्कुल सीक्वेंस में रखा हूँ, वो सीक्वेंस आपको फॉलो करनी है। तो पहले आपको ये करनी थी, फिर दूसरे बार आपने ये करा, फिर आपने चीज़ें क्लियर कर लिया, फिर तीसरे बार क्या करना है कि अब तीसरे राउंड में आपको जिस चीज़ पूरा अच्छे से क्लियर हो गया कि आपको PYQ हो गया, रिवीजन हो गया, अब इसके बाद से आपको पैटर्न पे काम करना है। पैटर्न मतलब कि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक ना, ये जो 2 मार्क्स का पूछते हैं वो लोग ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी देखिए ऑब्जेक्टिव पूछ लेंगे या 1 लाइनर आंसर पूछ लेंगे, मतलब कि 1 लाइन का क्वेश्चन रहेगा, उसका 1 लाइन का आंसर होगा, तो 1 लाइनर आंसर पूछ लेंगे या फिल इन द ब्लैंक पूछ लेंगे। तो ये इस 3 टाइप का क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। ये पैटर्न हो गया आपका, ये 2 नंबर के लिए पैटर्न हो गया, ठीक है। 2 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे, ये ऑब्जेक्टिव पूछेंगे या 1 लाइनर पूछेंगे या एक फिल इन द ब्लैंक रहेंगे, तो ये रहेगा। उसके बाद से आपको 7 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, कितना, 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या करना चाहिए था, 7 नंबर के लिए क्वेश्चन को आपको सिंपल क्या करना है कि जो क्वेश्चन 7 नंबर का है उस पर आपको क्या करना है, सिंपली उसका वो तो थ्योरी रहेगा मोस्टली, या तो न्यूमेरिकल रहेगा। न्यूमेरिकल रहेगा तो छोटा सा न्यूमेरिकल रहेगा, फार्मूला बेस रहेगा, बन जाएगा। अगर थ्योरी रहेगा तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको 2 काम करना है। पहला कि आपको डिसाइड करना है कि जो थ्योरी है उस थ्योरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो मायने बनाना है। दूसरा कि अगर उस थ्योरी में मुझे अच्छे से आता है तो एटलीस्ट 2 पन्ना लिखो, अगर अच्छे से आता है तो एटलीस्ट 2 पन्ना उसको लिखो 7 नंबर क्वेश्चन के लिए। 7 नंबर के लिए क्वेश्चन के लिए आप एटलीस्ट 2 पेज लिखो, अगर अच्छे से आता है तो। नहीं आता है कुछ भी तो एक काम करो, आप कम से कम उसको 1 पन्ना लिखो, लेकिन 1 पन्ना ढंग का लिखो, अच्छे से लिखो। नहीं आता है तो एक काम और करो कि आपको जितना आता है टूटी फूटी भाषा में आता है उसको अरेंजमेंट अच्छे से करो, अरेंजमेंट अच्छे से करो। अरेंजमेंट कहने का मतलब ये होगा कि टू द पॉइंट लिखो, मतलब एक पॉइंट लिखा फिर अगले पॉइंट पे लिखा, पॉइंट वाइज लिखो। और जब लिख दो तो उसको हाईलाइट कर दो कि ये पॉइंट ऐसा है, ऐसा हाईलाइटिंग कर दो। या इसके सिवा एक चीज़ और कर सकते हो, उसमें अगर पर्टिकुलर थ्योरी में या उस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में अगर फिगर है तो फिगर भी बनाओ, कोई डायग्राम है तो डायग्राम भी बनाओ। इतना चीज़ करोगे तो 7 नंबर का आपका अच्छे मार्क्स मिल जाएगा। तो 7 में अगर इतना कर देते हो तो मोस्टली मान के चलते हैं कि 5.5 नंबर तो दे ही देंगे, 5-6 नंबर आराम से दे देते हैं। हम लोग भी ऐसे लिखे, अच्छा नंबर आया था मेरा भी, 8.375 CGPA आया था, तो वो अच्छा CGPA आता है, तो वो ऐसे आ सकते हैं। आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा 7 नंबर के लिए, ठीक है। अगर आता है तो 2 पेज लिखा, नहीं आता है फिर भी उसको एटलीस्ट एक पन्ना 1.5 पन्ना लिखो एटलीस्ट, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। 1-2 लाइन लिख के छोड़ देना बहुत गलत हो जाता है, उस पर नंबर नहीं मिलेगा। आपको एटलीस्ट 1 से 1.5 पन्ना 2 पन्ना लिखना पड़ेगा 7 नंबर के लिए। तो ये 7 नंबर का रहा। उसके साथ 14 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। आपको 14 नंबर के लिए कम से कम 3 पन्ना लिखना पड़ेगा, 3 से 4 पन्ना लिखो। अच्छे से आता है तो 4 पन्ना जाओ, नहीं आता है फिर भी आप उसको 2 पन्ना से ऊपर लिखो, 3 पन्ना लिखो, 4 पन्ना लिखो, जितना हो सकता है लिखो, लेकिन 2 पन्ना के ऊपर रहो, नीचे नहीं रहोगा। 4 पन्ना के 14 नंबर का क्वेश्चन है। 14 नंबर का आप 1 पन्ना लिखते हो, 1.5 पन्ना लिखते हो तो उस पर नंबर कटेंगे बेशक। पन्ना भी इंपॉर्टेंट रखता है, पन्ना भी आपको एटलीस्ट पुराना पड़ेगा, तो वो कंसेप्ट आपको अप्लाई करो। कम से कम 2 पेज के ऊपर लिखो, 2 पेज के ऊपर लिखो तो सामने वाला जब रीड आउट करता है तो लगता है कि आज एक क्वेश्चन के लिए 2 पन्ना यहाँ पे पलटा गया है, मतलब कुछ तो कुछ लिखा है, तो वो चीज़ अप्रोच काम करती है। और कैसे करना है तो मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, कॉपी राइटिंग स्किल बताऊंगा। कॉपी राइटिंग स्किल में बहुत चीज़ें बताऊंगा मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉपी राइटिंग स्किल। बट फिलहाल आपको पैटर्न मैंने समझा दिया है, पैटर्न इस तरीके का आता है। उसके बाद से हम लेते हैं अटेम्प्ट। अब आपको आता है अगला पॉइंट, अटेम्प्ट। अटेम्प्ट में हम क्या करते हैं, अटेम्प्ट में आपको सिंपली 2 चीज़ें करनी होती है। पहला नंबर 1 कि आपको अटेम्प्ट पे डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना पे पासिंग होता है और कितना पे मुझे चाहिए। अब सभी को पता होगा कि जो 70 नंबर का एग्जाम होता है उसमें 25 नंबर पासिंग होता है, तो एटलीस्ट 25 नंबर लाने के लिए मुझे कितना नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हम 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और 25 नंबर मेरा पूरा ही नहीं है, तो फिर 25 नंबर आया नहीं तो फिर तो फेल ही करोगे ना, कैरी लगेगा ना। तो आपको अटेम्प्ट सिक्योर करना पड़ेगा कि मुझे कितना अटेम्प्ट लेना पड़ेगा, जिससे कि मैं अगर कितना भी गलत बनाऊँ, कुछ भी करूँ तो एटलीस्ट मैं पास हो जाऊँ, एटलीस्ट मैं पास हो जाऊँ। तो उसके लिए मैं आपको कहता हूँ कि जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसका 80% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो। जितना क्वेश्चन है उसका 80% आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 80% क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। 80% करने का मतलब ये मेरा हो गया कि मान लीजिए कि आपके एग्जाम में 9 क्वेश्चन आते हैं टोटल, सभी को पता होगा 9 क्वेश्चन आते हैं, तो 9 का आप लोग 80% निकाल लीजिए, ठीक ना। ये 80 हो गया, डिवाइड बाई आपको 100 करना है, 80%। 80% आप लोग निकालोगे ना तो देखो ये 0 से 0 कट गया, 8 पंचा 8 छक 48 8 सत्ते 56 8 8 64 8 9 72 हो गया, 72 यानी कि 7.2 हो गया। मतलब कि तकरीबन आपको मान के चल सकते हैं कि आपको 7 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, लेकिन एटलीस्ट आपको 7 क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को, 7 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, चाहे जैसे भी करो आप।
मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे, लेकिन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। नहीं आता है फिर भी एटलीस्ट अटेम्प्ट करो, जितना आता है जैसे आता है, लेकिन अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट रहेगा तभी आप सिक्योर हो, अदरवाइज आप नीचे चले जाओगे, 25 नंबर का नीचे चले जाओगे, फिर तो लगना तय है ना। समझ रहे हैं ना बात को। तो आपको कम से कम यहाँ पे 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अभी इसमें 9 क्वेश्चन के अनुसार मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें देख लीजिए आप लोग। तो आपको 7 क्वेश्चन एटलीस्ट अटेम्प्ट करना है। तो ये अटेम्प्ट के क्राइटेरिया मैंने बता दिया। इसके सिवाय इतना करने के बाद से आप सिक्योर हो कि आपका पेपर कितना भी खराब जाएगा, कुछ भी जाएगा, तो आप एटलीस्ट सेफ जोन में अपने आप को महसूस कर सकते हो। सेफ जोन में हो कि यार 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया, 2 क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो मुझे 5 क्वेश्चन पर जाकर रुक जाना है। 5 क्वेश्चन का अगर 5-5 नंबर भी देते हैं तो 25 नंबर में पास हूँ, मैं पास हूँ। अगर 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 2 क्वेश्चन का बिल्कुल नंबर काट लिए हैं, बाकी समय भी नंबर काट के 5-5 नंबर ऑन एवरेज दे रहे हैं, तो 25 मतलब 25 नंबर मुझे आ जा रहे हैं, मैं पास हूँ, कोई टेंशन नहीं लेना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। नहीं करोगे, गलती करोगे, हो जाएगी बर्बादी, ध्यान रखना इस बात का। चलो, तो ये अटेम्प्ट हो गया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एंड सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बच्चे गलती करते हैं आपको सीखना पड़ेगा यहाँ पे, वो आता है मेरा कॉपी राइटिंग स्किल। ध्यान दीजिएगा, ये क्या लिखा मैं, कॉपी राइटिंग स्किल। कॉपी राइटिंग स्किल में आपको क्या करनी है, कॉपी राइटिंग स्किल एक ऐसी स्किल है जिसमें आपको बेहतर से बेहतर नंबर दिला सकते हैं, बेहतर से बेहतर आपका चीज़ स्कोर करा सकते हैं। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, सिंपल देखिए, इसके लिए कुछ की पॉइंट है जो आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट कि आपका जो की पॉइंट है, वो आपका जो कॉपी होगा वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए था। नीट एंड क्लीन का मतलब ये हो गया कि जो भी लिखो, जैसे भी लिखो, चाहे गलत ही क्यों ना लिखो, एकदम क्लियर शब्द में लिखो, उसको काटो मत, खींचो मत, पीछो मत, उसको एकदम क्लियर लिखो। भाई देख, आगे वाला पढ़ पाए, उस क्या लिखा गया पढ़ तो पाए एटलीस्ट। जब वो पढ़ नहीं पाएगा तो फिर नंबर कैसे देगा आपको। तो जो कॉपी लिखना है नीट एंड क्लीन रखना है। ऐसा नहीं है कि उसको मोड़ चमोड़ कर दिया यार, चिटिंग विटिंग करते वक्त ऐसे मोड़ दिए कॉपी को, पन्ना ऐसे कर दिया, नहीं, क्लियर लिखना है, एकदम बोल्ड अक्षर में लिखना है, एकदम क्लियर लिखना है, नीट एंड क्लीन होना चाहिए था कॉपी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि आपको अवॉइड करना है ओवर राइटिंग से। ओवर राइटिंग दैट मीन कि कुछ लोग ऐसे लिखते हैं एकदम पूरा इतना तेज गड़का के लिखते हैं ना कॉपी में कि इसका पन्ना का उस उधर निकल जाता है पेज, मतलब लिखने के बाद से इधर का उधर दिखने लगता है। उतना आपको ओवर राइटिंग नहीं करना है। एंड कुछ बच्चे होते हैं कि एक गलती होगा उसके ऊपर कलम चला जा रहा है, कलम चला, तो वो ओवर राइटिंग नहीं करना आपको। ओवर राइटिंग दैट मीन कि अभी लिख रहे थे फास्ट तो थोड़ा राइटिंग सही हो गया, फिर थोड़ा लास्ट में समय कम बचा तो थोड़ा और फास्ट हो गए, तो थोड़ा और राइटिंग खराब हो गया। तो एक प्रॉपर राइटिंग का मैनेजमेंट करना आपको। ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, मतलब मिक्सअप टाइप का राइटिंग नहीं होना चाहता। जैसे लिखते हो नॉर्मल लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आगे वाला बस पढ़ पाए, बस इतना लिखो। राइटिंग वाइटिंग ज़्यादा मैटर नहीं करती है, मैटर करती है कि आप जो लिखे हो वो आगे वाला पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है। तो ओवर राइटिंग के चक्कर में आप फंस मत जाना। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। उसके सिवाय आपको क्या करनी है, सीरियल नंबर या आपको सेक्शन वाइज आपको आंसर करना है। सीरियल वाइज और सेक्शन वाइज का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, याद रखिएगा। जैसे मानता हूँ कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैं दे रहा हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए आप लोग और डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख दीजिए ऐसे, और ये आपका आंसर हो गया। यहाँ से आप आंसर राइटिंग कर लो, यहाँ से आप लोग आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है, ऐसे लिखो। और जब ये आंसर राइटिंग लिखो तो ये 1 नंबर का, तो 1 नंबर का ही सारा चीज़ लिखो, यहाँ पे 1 नंबर का ही सारा चीज़ आप लोग लिखो। इसको मैं हटाता हूँ। मान लीजिए कि मैं कॉपी खुद लिख रहा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आप मान लीजिए कि मैं खुद कॉपी लिख रहा हूँ, तो मैंने 1 नंबर क्वेश्चन लिखा, यहाँ पे जो भी लिखना था मुझे लिख दिया, यहाँ पे खत्म कर दिया। अब मुझे क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे आंसर मैं लिख दूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे आंसर करूँगा। अब जो भी इसके बारे में लिखना है मैं लिखूँगा, फिर यहाँ पे आ जाऊँगा क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन ऐसे लिखिएगा आप लोग, क्वेश्चन 3 और यहाँ पे आंसर कर दीजिएगा, हो गया। तो ये देखिए 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया। ऐसे ही आपको सीरियल वाइज चलना है। ऐसा नहीं है कि अभी क्या किया मैंने 1 दिया, यहाँ पे अब मैंने 5 भर दिया, यहाँ पे अब ऑटोमेटिक मैंने 5 आंसर कर दिया। तो जब कॉपी चेक होंगे ना तो आपको कन्फ्यूजन रहेगा, उसमें आप ही का लॉस होगा। उसमें कॉपी जो चेक करेगा उसका कोई लॉस नहीं है, आप ही का लॉस होगा। कैसे, समझिए बात को। जैसे मान लीजिए कि 1 नंबर क्वेश्चन है, तो ये मान लीजिए कि 7 नंबर का क्वेश्चन था। 5 नंबर जो क्वेश्चन हो सकता है ये 14 नंबर का हो जाएगा। फिर जो 3 नंबर का क्वेश्चन है वो मान लीजिए 7 नंबर का हो जाएगा। तो जब एग्जाम में कॉपी जब फास्टली चेक किया जाता है ना, तो ये 7 नंबर का है, तो मतलब चलो 7 में हम बैठा दिए, मान लीजिए 5 नंबर आ गया। 14 नंबर का ये नहीं देखते हैं, ये देखते हैं कि 7 नंबर का आगे भी है, 7 नंबर का पीछे भी है, तो वो ये भी इज्यूम करेंगे कि ये भी 7 नंबर का क्वेश्चन रहा होगा, क्योंकि ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक सीक्वेंस में बनाया गया होगा। तो इसमें भी नंबर कितना दे देंगे आपको, 5 ही दे देंगे, बट ये 14 नंबर का था और आपने अच्छे से बनाया था इसको, तो ये आपको मिलना चाहिए था एटलीस्ट 10 नंबर ना, मिलना चाहिए था एटलीस्ट आपको 10 नंबर, लेकिन मिला कितना, 5 नंबर। 5 नंबर का यहाँ पे तो कटौती चला गया ना। आपने क्या किया यहाँ पे, आपने ड्यू टू कि यहाँ पे सीरियल वाइज नहीं लिखा था, सेक्शन वाइज नहीं लिखा था, इसलिए 1 नंबर कट गया। अभी जब एक बार कट जाएगा तो फिर वापस से आपको मिलना है नहीं,
क्योंकि जो बढ़ गया मार्क्स, जो चला गया, बात खत्म हो गया। उतना फुर्सत नहीं है कि कोई एग्ज़ाम में आपको बार बार इस चीज़ों को देखते रहेगा। वो काफ़ी फास्ट में कॉपी चेक होती है वहाँ पे। तो ये आप लोग सीरियल वाइज घबराओगे तो फिर मार्क्स में कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सीरियल वाइज मिलेगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आगे बढ़िए, 4 नंबर, या ऐसा नहीं कर सकते हो तो एक काम और कर सकते हो। मैंने बोला ना कि सीरियल वाइज करो या सेक्शन वाइज चलो। अब सेक्शन वाइज बताते हैं, सेक्शन वाइज कैसे करना है आपको। सेक्शन वाइज के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि मान लीजिए कि आपने सेक्शन चूज किया यहाँ पे, ठीक है, सेक्शन भी एग्जाम में होते हैं, सेक्शन ए चूज किया, सेक्शन ए में हो सकता है 7 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 1 नंबर में आपने चूज किया तो यहाँ पे 1 नंबर लिखो। अब यहाँ पे 2 नंबर का है तो 2 नंबर, 3 नंबर का 3 नंबर। गलती से आपने क्या किया कि 1 नंबर की जगह 2 नंबर की जगह पे आपने 3 नंबर रख दिया और 3 नंबर की जगह आपने 2 नंबर रख दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे वाला पढ़ लेगा ना कि सेक्शन ए का क्वेश्चन मतलब सेक्शन ए 7 नंबर का क्वेश्चन होता है, मतलब ये सारे क्वेश्चन जो है कि 7 नंबर के ही बने होंगे, तो आपका मार्किंग अच्छे से कर देगा वो। तो एटलीस्ट सीरियल वाइज नहीं कर सकते तो सेक्शन वाइज जरूर करो कि 7 नंबर का क्वेश्चन तो एक सेक्शन में बना हुआ है, 14 नंबर का क्वेश्चन तो एक सेक्शन में बना हुआ है, ये सेक्शन मैटर करता है। तो एग्ज़ाम में ये सब तरीके होते हैं जो आपको अच्छे से कॉपी को मैनेज करना है। जितना अच्छे से आप कॉपी को मैनेज कर लोगे उतना बेहतर आपका रिजल्ट निकल के आएगा। तो ये कॉपी राइटिंग का स्किल आप सीखिए जरूर। उसके बाद से देखिए, अगर कोई क्वेश्चन आप लिख रहे हो, उस क्वेश्चन में आपका डायग्राम है या फिगर है, तो इसको भी जरूर इंक्लूड करिए कि डायग्राम हो या फिगर हो, उसको जरूर मेंशन करिए, बनाइए जरूर, क्योंकि डायग्राम पे और जो आप फिगर बनाते हो उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, और जब चीज़ें क्लियर होती है तो सामने वाला नंबर देख जाता है, कभी छोड़ के नहीं जाएगा। और डायग्राम से बहुत नंबर आते हैं, अच्छे नंबर आते हैं। थ्योरी है, थ्योरी लिख दीजिए 2 पन्ने का, 1 पन्ने का आप डायग्राम बना दीजिए। देखिए 7 नंबर का होगा तो 7 में 7 दे के जाएंगे वो, 14 नंबर का तो 14 में 14 दे के जाएंगे वो। क्यों? क्योंकि डायग्राम भी बना दिया, थ्योरी भी लिख दिया, अब क्या चाहिए उसको, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए उसको। यही तो चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं वो लोग, और यही करोगे तो आपका नंबर मिलेगा। तो आपको डायग्राम और फिगर का कोई है चीज़ तो उसको जरूर मेंशन करिएगा। उसके सिवाय ये आपका कॉपी राइटिंग का स्किल मैनेजमेंट मैंने बता दिया। अब मैं बताना चाहूँगा आपको सब्जेक्ट वाइज क्रेडिट सिस्टम। सब्जेक्ट वाइज क्रेडिट सिस्टम का क्या मतलब रहा है? सब्जेक्ट वाइज क्रेडिट सिस्टम का मतलब सिंपल से समझिए कि आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, कौन सा सब्जेक्ट का कितना क्रेडिट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए कि एक मैंने पेपर पढ़ा है, ठीक ना, एक मैंने पेपर पढ़ा मैथ का पेपर आप लोग पढ़ोगे तो मैथ का जो क्रेडिट है ना, ये 4 क्रेडिट है। आपने देखा होगा सिलेबस में, आपने देख लीजिए। पीपीएस पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक ना, क्या पढ़ते हैं? पीपीएस 5 क्रेडिट का होता है, तो 4 क्रेडिट है, ये 5 क्रेडिट का। तो आप देखोगे कि 5 क्रेडिट का जो क्रेडिट ना, जिस सब्जेक्ट का क्रेडिट ज़्यादा है उस पर आपको क्या करना, मोर क्रेडिट वाले पे ज़्यादा आपका फोकस होना चाहता, मोर क्रेडिट वाले पे ज़्यादा फोकस होना चाहता। अगर लेस क्रेडिट है किसी सब्जेक्ट का, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैं बात करूँ कि कोई सब्जेक्ट यहाँ पे 2 क्रेडिट का है, तो 2 क्रेडिट का अगर इसमें हम 50 नंबर भी लाते हैं ना, तो इसमें मेरा कितना सीजीपीए जुड़ेगा? यहाँ पे 2 सीजीपीए जुड़ेगा। 70 में 70 लेंगे तब ना, 2 क्रेडिट का तो 1.25 कुछ जुड़ेगा, ऐसे करके जुड़ेगा। 50 लाए तब भी। लेकिन यही सोचिए कि जो क्रेडिट यहाँ पे 5 क्रेडिट का था, इसमें हमने 70 में यहाँ पे 50 लाया रखा है, 50 लगा, तो इसमें जो क्रेडिट जुड़ेगा वो ज़्यादा जुड़ेगा। इसमें कितना जुड़ेगा? 4 पॉइंट कुछ समथिंग जुड़ेगा। तो 50 लगा तो 4 पॉइंट समथिंग जुड़ा, तो जो ज़्यादा क्रेडिट का है ना, उस पर आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए था। तो मोर क्रेडिट मोर फोकस, लेस क्रेडिट लेस फोकस। जिसका क्रेडिट ज़्यादा उस पर आपको ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करना है। अगर उसमें आप ज़्यादा नंबर लाते हो और कम क्रेडिट में कम भी नंबर लाते हो, बस पास हो, तो भी आपका सीजीपीए मेंटेन हो सकता है अच्छा खासा। 8 सीजीपीए 9 सीजीपीए भी ला सकते हो आप लोग, ठीक है। तो जिसका क्रेडिट ज़्यादा है उस पर फोकस ज़्यादा करना, उसको अच्छे से प्रिपेयर करना और उस पर अच्छे नंबर लाने की कोशिश करना। कम क्रेडिट वाला पे कम भी नंबर लाओगे तो भी चलेगा, वो कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। बस क्रेडिट सिस्टम जुड़ता है ना, उसका ध्यान रखेंगे आप लोग। तो क्रेडिट सिस्टम का भी आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना सारा चीज़ बताने के बाद से जो भी बच्चे बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे उनको एक अंदाज़ा लगा होगा कि पेपर हमको कैसे लिखना है, कैसे एग्ज़ाम देना है और क्या चीज़ें मुझे करनी है और क्या मुझे नहीं करनी है। और ये गलती अगर आप एक भी गलती करते हो तो सारा चीज़ आप चौपट कर सकते हो, सारा चीज़ मतलब सारा चीज़ चौपट कर सकते हो। तो आपको चौपट नहीं होने देना कुछ भी, आपको इस जो बताई गई बात को है उसको ध्यान रखना है। एंड उम्मीद करते हैं कि इतना बातों को आप ध्यान रखते हो तो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपका बेहतर जाएगा। प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से किए होंगे। बेस्ट ऑफ लक सभी को। मिलते हैं अगले टॉपिक में जल्दी किसी अनदर वीडियो के साथ। और ये वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी आपके साथी सहपाठी जो भी हैं उन तक ये वीडियो पहुँचा दीजिए ताकि सभी का हेल्प हो पाए। मैं आपके लिए अपना वीडियो दे रहा हूँ कि आपका हेल्प होगा, बाकी आप मेरा थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं कि शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।